Hello everyone, I hope you all are doing good. So today in this video we will going to start with our deduction revision. Deduction chapter जो है वो आपका एक काफ़ी important chapter है और उसमें से institute जो है वो हर time like if I talk about past trend of many years तो इंस्टीट्यूट की सर्टेन डिडक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं इंटरमीडिएट लेवल पर. फाइनल लेवल पर ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ के जाना होता है. आपको पेमेंट बेस्ड, इनकम बेस्ड दोनों तरीके की डिडक्शंस पढ़नी है. बट इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंटरमीडिएट लेवल तो उस पर आपकी पेमेंट बेस्ड डिडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ जनरल कंडीशंस हैं, जनरल फीचर्स रिलेटिंग टू द डिडक्शन. डिडक्शन जो है वो कभी भी आपकी जीटीआई से ज्यादा नहीं होगी. डबल डिडक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगी किसी भी चीज के लिए. डिडक्शन अगर एओपी बीओआई को एंटिटी लेवल पर अलाउड हो गई है तो वो मेंबर्स को अलाउ नहीं होगी इसी केस में, क्योंकि डबल डिडक्शन आपकी आ सकती है और किसी केस में नहीं आ सकती है. ठीक है, फिर नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 80IA, 80RRB. अगर रिटर्न फाइलिंग तक आपने रिटर्न फाइलिंग जो है वो टाइम से नहीं करी है, सेक्शन 139 के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है 139 सबसेक्शन 1 में, तो आपको इनमें से दैट मींस 80IA से लेकर के 80RRB तक की डिडक्शन फिर आपको नहीं मिलेगी. नो डिडक्शन फ्रॉम सर्टेन इनकम्स. अब ये सर्टेन इनकम्स कौन सी है? जो जिसपे भी आपकी स्पेशल टैक्स रेट्स लगती हैं. स्पेशल टैक्स रेट्स किसके ऊपर लगती हैं? स्पेशल टैक्स रेट्स लगती हैं 112, 112A, 111A एंड कैजुअल इनकम. तो उसमें से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी. ठीक है, अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम, जिसे अब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, यानी कि 115 BAC अगर आप ऑप्ट करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A के अंदर, एक्सेप्ट सर्टेन डिडक्शंस हैं. 4 डिडक्शंस हैं जो आपको मिल जाएगी. कौन सी? 80 CCD2 यानी कि एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में, एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयज को जो डिडक्शन मिलती है 80 JJAA एंड 80LA, ये आपको मिल जाएगी. अब बात करते हैं हमारी आगे 80C के बारे में. 80C की जो रिडक्शन है ये एक आपकी सबसे बेसिक, जो बहुत ही ज्यादा इंस्टीट्यूट की फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग जगहें दे रखी है जहां आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिडक्शन मिलती है. एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल और HUF, मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000. कहां मिलेगी? सब्सक्रिप्शन टू NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और उसका इंटरेस्ट. अच्छा, इसका इंटरेस्ट अदर सोर्सेज के अंदर भी जाता है. दैट मीन्स पहले ही अदर सोर्सेज में इनकम बनेगा इंटरेस्ट और बाद में इधर डिडक्शन मिल जाएगी. इंडिविजुअल को सेल्फ, HUF को एनी मेंबर. ट्यूशन फीस, अगर आप ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, इंडिया में पढ़ा रहे हो, तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी. ओनली एंड ओनली ट्यूशन फीस के नाम से अगर आप दे रहे हो, कोई डोनेशन, कोई कोचिंग फीस या अदर देन दैट अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसके लिए डिडक्शन यहाँ पर नहीं है. अगर आप यूलिप की बात करें, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की बात करें, तो उस पर भी आपको सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, UTI के लिए भी डिडक्शन मिलती है इधर. फिर नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC का जो एन्युटी प्लान होता है, यानी कि जिसमें आपको हर इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट आपको पेमेंट करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम. ओके, अब नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो डिडक्शन है वो कितनी है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है 10%, 20%, 15%. 3 रेट्स हैं इसके अंदर. ठीक है, तो 10% किसके केस में है? 10% है अगर पॉलिसी आपने ऑन और आफ्टर 1/4/2012 ली है तो. 15% है अगर 1/4/2012 है किसके लिए? डिसेबिलिटी वाले के लिए, जिसे कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है उसके लिए ये है 1/4/2013. दैट मीन्स अगर 1/4/2013 नॉन डिसेबिलिटी वाला है तो उस पर 10% की रेट लगेगी. और 20% का केस है अगर जो पॉलिसी है वो इशूड है बिफोर 1/4/2012. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. तो इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है. अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर पॉलिसी जो है वो इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2023, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में सम रिसीव्ड अंडर LIP, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी सम रिसीव्ड है इंक्लूडिंग बोनस वो एग्जेम्प्ट होता है. सेकंड,
कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो 10% और 15% को एक्सीड करता है, तो 15% इन केस ऑफ हैंडीकैप, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए, ठीक है। ऑल्सो अगर प्रीमियम पेबल 5 लाख, मतलब 10 और 15 को एक्सीड नहीं कर रहा है, सम अश्योर्ड के 10 और 15 को एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन 5 लाख तक की लिमिट दी है, 5 लाख तक कोई भी एग्जेम्पशन इसमें नहीं मिलेगी। ओके, तो आगे देखते हैं और कौन सी रिडक्शन आपको मिलेगी। अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, पीएफ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हो, पीएफ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख, सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। टर्म डिपॉजिट 5 साल अगर आप शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, या फिर 5 ईयर टाइम डिपॉजिट अंडर पोस्ट ऑफिस, 5 साल याद रखना, 5 साल शेड्यूल बैंक, 5 साल पोस्ट ऑफिस। उसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो आपको मिलेगी। फिर अगर आप नाबार्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। एनी सम पेड टू एनी स्कीम ऑफ पीएसयू, पीएसयू की कोई भी स्कीम जो कि किस में है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में है, रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, पीएसयूज जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको अगर आपने कोई भी सम पे करा है किसी भी स्कीम के तहत तो उसकी भी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। इधर क्या है फिर, कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। देखो आप है ना, आपको जो आप हाउस प्रॉपर्टी का लिए लोन लेते हो ना, उसकी 2 जगह रिडक्शन मिलती है। कहाँ कहाँ पर, एक तो आपको मिलेगी, बेसिकली 3 जगह रिडक्शन मिलती है। एक तो आपको मिलेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 में, एक आपको मिलेगी 80C में, और एक आपको मिलती है 80EE के अंदर। 24 एंड 80C इन दोनों में आपको जो रिडक्शन मिलती है, 24 में मिलती है इंटरेस्ट की, 80C में मिलती है प्रिंसिपल के अमाउंट की, और 80EE के अंदर भी आपको मिलती है इंटरेस्ट की, अगर कुछ एक्सेस रह जाता है तो, लेकिन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लोन कहां से लिया होना चाहिए, आपने लोन गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, इन सबसे लोन लिया होना चाहिए, या फिर एसएससी का एम्प्लॉयर भी चलेगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पेड इज ऑल्सो एलिजिबल, ये इसके अंदर आप लोन के केस में आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस जो भी आपने दी है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने कोई पैसा डाला है तो भी आप डिडक्शन ले सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम, हमारी 80C हो गई है। अब नेक्स्ट डिडक्शन की बात करें तो नेक्स्ट डिडक्शन है 80CCC। ट्रिपल सी किसके बारे में बात करती है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड या फिर एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, या फिर और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी की भी हो, चाहे लाइफ कॉर्पोरेशन इंडिया वाले की हो, एलआईसी की हो, या फिर किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी की भी अगर है तो भी आपको रिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। एलिजिबल एसएससी कौन, इंडिविजुअल, मैक्सिमम रिडक्शन कितनी, 1.5 लाख। कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, पेंशन फंड में या फिर एन्युटी प्लान में या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी में, तो आपको 80CCC में रिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। देन 80CCD, 80CCD में कौन सी रिडक्शन मिलती है आपको, ये मिलती है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जिसे हम बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम, और जिसे हम बोलते हैं अटल पेंशन योजना। तो न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, इनमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को रिडक्शन मिलती है। अभी ये ना 2 पार्ट्स में मिलती है, मतलब सीसीडी के अंदर 2 हिस्से हैं, 80CCD1 एंड 80CCD1B, और एक तीसरा और आता है 80CCD2। तो पहले एक एक करके इनको पढ़ते हैं। 80CCD1 के बारे में अगर बात करें, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर जो तो आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। अगर आप अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल हो तो एसएससी का कंट्रीब्यूशन या फिर 20% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। ओके, 80CCD1B की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने CCD1 से सपोज आपका कोई अमाउंट रह गया था, अभी CCD1 के अंदर अगर कोई कंट्रीब्यूशन आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया
तो और फर्दर डिडक्शन दी 1B के थ्रू, लेकिन ये बोला कि 1B के अंदर भी आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम अप टू 50,000. बैलेंस कंट्रीब्यूशन अंडर 80 CCD 1 कैन बी क्लेम्ड अंडर 80 CCD 1B, लेकिन अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000. अभी बात करते हैं 80 CCD 2 के बारे में. 80 CCD 2 क्या बोलता है, ये बात करता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की. 80 CCD 1 में हमने क्या देखा था, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय या असेसी के कंट्रीब्यूशन में. CCD 2 में क्या देखते हैं हम, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं. तो पहले तो ये टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड में. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख के आए थे ना हम, 12% तक होता है, राइट. एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में जो बात करी थी, तो वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ऑल्दो 12% वाला आपका आरपीएफ के केस में लगता है, ये हम पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोविजन रिकॉल कर लेना चाहिए. ओके, तो अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए पहले तो इसे टैक्सेबल कर देंगे, और फिर जो एम्प्लॉय है ये इसकी डिडक्शन ले लेगा. कितनी डिडक्शन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, फिर ये डिडक्शन मिल जाएगी. सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है बेसिक पे प्लस डीए अंडर टर्म्स. नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई भी अमाउंट मिला है स्कीम के क्लोजर पे, स्कीम का क्लोजर मतलब कि ये जो पेंशन स्कीम में आप पैसा डाल रहे थे, इस स्कीम का क्लोजर अगर हो रहा है तो उस पे आपको कोई भी अमाउंट मिला है. सपोज इन केस ऑफ डेथ, आप स्कीम क्यों बंद करवा रहे हो, डेथ के केस में, और उस केस में अगर आपको कोई भी पैसा मिला है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. अदर केसेस में 60% ही एग्जेम्प्ट होता है. स्कीम के क्लोजर की बात कर रही हूं मैं. अदर देन दैट आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख तक. अभी 80 CCE, CCE कुछ नहीं है, भोला सा सेक्शन है, बस इतनी सी बात करता है कि 80C, 80CCC एंड 80 CCD 1. देखो मैंने यहाँ क्या नहीं लिया, मैंने यहाँ CCD 1B नहीं लिया और CCD 2 नहीं लिया. दैट मीन्स केवल 80C, CCC एंड CCD 1 के बारे में बात कर रहा है कि इन तीनों की मिलाकर के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख तक की मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी. चलिए, ये तो था कुछ स्कीम से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं हमारे बीमारी से रिलेटेड जो डिडक्शन आपको दे रखी है. बीमारी पे अगर हम खर्चा करते हैं तो हमें क्या क्या डिडक्शन मिलती है. तो 80D, 80D क्या होती है, डी मतलब दवाई, दवाई का खर्चा अगर आपका है तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी. अभी कितनी डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन फॉर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे करा है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. क्या 3 जगह बोली मैंने, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर पैसा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर पैसा दिया है, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, तो इन 3 केस में आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी. किस किस को डिडक्शन मिलती है, तो इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलती है. इंडिविजुअल के केस में किसे मिलेगी, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. इंडिविजुअल के केस में किसको मिलेगी, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. और HUF के केस में किसको मिलेगी, मेंबर्स ऑफ HUF. HUF के जो भी मेंबर्स होंगे उनको मिल जाएगी. अभी डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो अमाउंट पेड फॉर, किसके लिए आपने अमाउंट पे करा, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, और डिडक्शन कितनी मिलनी है. बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं. सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, माता पिता को अलग कैटेगरी में डाला है. अगर आप खुद के, अपने स्पाउस के या अपने बच्चों के लिए ही ले रहे हो तो अदर देन कैश, हेल्थ मेडिकल प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू CGHS, अदर देन कैश होना चाहिए ये. ठीक है, दैट मीन्स कैश के अलावा कोई भी मोड चलेगा. कैश में है तो नहीं होगा, कैश के अलावा कोई भी मोड यहां चलेगा. कितनी डिडक्शन, 25,000 या फिर टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर. किस किस की बात कर रही हूं मैं, हेल्थ और मेडिकल प्रीमियम एंड कंट्रीब्यूशन टू CGHS. इनके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25,000 या फिर टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर. ठीक है, फिर इफ एनी वन इज ऑफ 60 ईयर्स और मोर प्लस रेजिडेंट, मतलब अगर इंडिविजुअल या स्पाउस में से कोई भी 60 साल प्लस रेजिडेंट है, यानी कि सीनियर सिटीजन है, तो ये डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 25,000 की जगह ये अमाउंट एक्सीड हो जाएगा 50,000, या फिर टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर. अब पेरेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मेडिकल
इंश्योरेंस अदर देन कैश एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वही सेम 25 या टोटल पेमेंट। पेरेंट में से कोई भी पेरेंट अगर 60 या उससे ज्यादा है प्लस रेजिडेंट है तो 50,000। प्रिवेंटिव की इनसे अलग है। प्रिवेंटिव की क्या है, एग्रीगेट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर ऑल कैन नॉट एक्सीड 5,000। दैट मीन्स प्रिवेंटिव जो है वो सबका 5,000 मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन 60 साल या उससे ज्यादा का है प्लस रेजिडेंट है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी एलिजिबल होते हैं। अभी तक हम जनरली इसके अंदर मेडिकल प्रीमियम के बारे में पढ़ रहे थे, बट अलग से यहाँ लाइन देकर के क्या बोला कि अगर आप 60 या उससे ज्यादा के हो प्लस रेजिडेंट हो तो जो मेडिकल का खर्चा लगा है ना आपका, मतलब जो दवाई वगैरह लाने में और इन सब में डॉक्टर की फीस वगैरह में खर्चा लगता है, वो भी आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज 80DD। अभी हमने कौन सा करा था, अभी हमने करा था 80D यानी कि दवाई। 80DD डिपेंडेंट की दवाई। ठीक है, 80DD के अंदर डिडक्शन बेसिकली किसके लिए है, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। मतलब देखो आज की तारीख में हम कितने अच्छे हैं कि हम अपने रिश्तेदार का ऐसा ध्यान रख रहे हैं, वरना कौन रखता है। तो मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, आप अपने डिसेबल रिलेटिव को उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, प्लस उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो डिडक्शन क्या मिलेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ, अभी ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब ऊपर बोला ना कि डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, तो ये कौन होगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट। पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट बोला है, बाकियों के लिए क्या बोला है, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट है। एचयूएफ के लिए डिपेंडेंट मेंबर्स क्या बोला, असेसी शुड इनकर एक्सपेंस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच डिसेबल डिपेंडेंट। ये जो डिसेबल डिपेंडेंट है इसके लिए एसएससी ने वाकई में खर्चा किया होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल है, नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 की, बट अगर डिसेबिलिटी सिवियर है, थोड़ी ज्यादा ही डिसेबिलिटी है, मतलब गंभीर बीमारी है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,25,000 की। अभी सिवियर डिसेबिलिटी किसे बोलते हैं, 80% और मोर को सिवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं। आपको एग्जाम में वो परसेंटेज देगा, तो आप इस परसेंटेज से पता लगा सकते हो कि डिसेबिलिटी सिवियर है या फिर नॉट सिवियर है। ओके, दिस वाज 80DD। नेक्स्ट इज 80DDB। 80DDB की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला मेंटेनेंस के लिए था, मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ये किसके लिए है, ये है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। कौन कौन एलिजिबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ। यहाँ रिलेटिव की कोई सच बात करी नहीं है, तो दैट मीन्स खुद के लिए ही हो रहा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर 40,000, 1,00,000। 1,00,000 किसके केस में, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होता है, 60 प्लस रेजिडेंट। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको डिडक्शन यहां पर क्लेम आप कर सकते हो इसमें से। लेकिन एक चीज आपको माइनस करनी है, इंश्योरेंस क्लेम जो भी आपको रिसीव हुआ वो माइनस करके ही डिडक्शन का अमाउंट आएगा। ध्यान रखना, केवल हमने DDB के अंदर इंश्योरेंस क्लेम की बात पढ़ी है और कहीं नहीं पढ़ी है। ओके, DDD, DDB। अभी एक और थोड़ा बीमारी से रिलेटेड आता है, डिसेबल्ड असेसी। असेसी खुद ही डिसेबल है अगर, तो उस केस में क्या होगा, रेजिडेंट असेसी होना चाहिए। पहली बात तो वो रेजिडेंट असेसी, दैट मींस एनी असेसी बोला है। डिसेबल असेसी कौन होगा, ऑफ कोर्स समझो ना। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000, बट अगर डिसेबिलिटी सिवियर है तो 1,25,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो है आपकी हायर एजुकेशन के लोन से रिलेटेड। आपने अगर पढ़ाई करवाने के लिए या करने के लिए लोन लिया है, इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होगा। दूसरा, जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो कैसा होना चाहिए, आपने कोई भी इंटरेस्ट दिया है, किस चीज का लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। अब लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, लोन आपने लिया होना चाहिए फॉर परस्यूइंग हिज हर ओन हायर एजुकेशन
या फिर हायर एजुकेशन ऑफ रिलेटिव, मतलब या तो आपने खुद की पढ़ाई के लिए लोन लिया होना चाहिए या फिर अपने रिश्तेदार की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहिए। अभी खुद में तो खुद आ गए, रिश्तेदार में कौन आ गया, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट, एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके आप लीगल गार्जियन बने हो तो उसके लिए आपको 80E के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी, जितना आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करा होगा। अच्छा, कितने टाइम के लिए मिलेगी, मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड है इधर 8 साल के लिए। डिडक्शन जो है वो 8 साल के लिए आपको मिलेगी। और ये जो 8 साल है, ये 8 साल आपके कब से शुरू होंगे, इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट और लोन until the interest is paid in full whichever is earlier। दोनों में से जो भी पहले होगा, जैसे अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया पूरा तब तो वहीं खत्म हो गया। अदरवाइज जब से आपने लोन का जब से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट चालू करना स्टार्ट करा है वहां से लेकर 8 साल तक अगर आपने उससे पहले पेमेंट कर दिया कंप्लीट, तो कंप्लीट की तभी मिल जाएगी आपको। ठीक है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मींस कोर्स ऑफ स्टडी, वोकेशनल स्टडीज, जैसे कि आप जो ये सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद में, यानी कि आप जो ये CMA की पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या होती है, हायर स्टडीज ही तो होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि 80EE। अब 80EE क्या बोलता है, कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई होने चाहिए कि असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कुछ भी चलेगा, लोन लिया होना चाहिए, किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जो लोन है वो लोन सैंक्शन हुआ होना चाहिए, कब, वो लोन सैंक्शन हुआ होना चाहिए अप्रैल 1/16 से लेकर के 31 मार्च 17 के बीच में। जो लोन अमाउंट है वो मैक्सिमम 35 लाख का सैंक्शन हुआ होना चाहिए, और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख मैक्सिमम होनी चाहिए। ये वैल्यू होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है। अभी ये तो क्या हो गया, ये तो बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। नई बात के लिए क्या बोला, तो नई बात के लिए इन्होंने 80EE लेकर के आ गए। 80EE के अंदर इन्होंने थोड़ी सी और बात बोली, क्या बोला, सेम वही कंडीशंस लगाई है, लोन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन लोन कब सैंक्शन हो जाना चाहिए, अप्रैल 2019 एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। 45 लाख को आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है रेजिडेंशियल हाउस की, डज नॉट हैव एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और आप 80EE के अंदर एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि EE के अंदर एलिजिबल हो तो EE लो जा करके, अदरवाइज 80EEA, और मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख। ठीक है। ये जो है 80EEA ये ओवर एंड अबव होती है आपकी 24B। नेक्स्ट, अब थोड़े से देखो नॉर्मल सेक्शंस आ गए हैं जिससे एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। 80EEB, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपने परचेज करा है तो 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट है फिर डोनेशन, एक इंपॉर्टेंट है। डोनेशन के अंदर क्या बोलता है, डोनेशन अगर आपने करा है, डोनेशन इन काइंड इज नॉट एलिजिबल। नेचर क्या होता है, डोनेशन इन काइंड इज नॉट एलिजिबल, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन एक्सीडिंग 2000 इफ पेड इन कैश। मतलब एक तो 2000 से ज्यादा अगर कैश में डोनेशन है तो वो अलाउ नहीं होगा, और इन काइंड यानी कि आपने कोई सामान दिए हैं तो दैट मीन्स कौन सी डोनेशन अलाउ है, 2000 से ऊपर की डोनेशन अगर आप करते हो तो वो आपका बाय वे ऑफ अदर देन कैश, बाय वे अदर देन कैश करो। काइंड में तो करना ही नहीं है, अदर देन कैश डोनेशन करो तभी आपको 80G के अंदर डिडक्शन मिलेगी। अभी कितनी मिलेगी, इसके अंदर 2 लिमिट्स हैं, एक तो 100% और एक 50%। देखो आप जितना भी नेशन, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड पढ़ते हो ना, नेशनल वगैरह से रिलेटेड, मतलब जो सेंटर का कंसर्न है, नेशन का जो कंसर्न है, तो उसके लिए 100% मिलती है। इसके अंदर ये बहुत सारे नाम है। 50% किसके लिए मिलती है, तो पहले 50% इन सब के लिए मिलती थी, बट अब ये स्टार्टिंग के 3 तो जो है वो काट दिए गए हैं। इनके लिए अब आपको डिडक्शन ही नहीं मिलती है इनके लिए अब आपको, तो केवल किसके लिए मिलती है 50%, प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, इसके लिए आपको 50% डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। अभी डिडक्शन कुछ डोनेशन जो है वो क्वालिफाइंग अमाउंट पे डिपेंड करती है,
यानी कि पहले आपको क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। ऊपर वाली तो क्या है, ऊपर वाली तो है 100% ऑफ डोनेशन या फिर 50% ऑफ डोनेशन। जैसे सपोज मैंने अगर 5 लाख रुपए डोनेट करे बाय वे ऑफ चेक टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, तो पूरा का पूरा 100% डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या सपोज मैंने 2 लाख रुपए डोनेट करे प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड को, 2 लाख करे थे ना, तो 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। ये वाली जो है ये क्वालिफाइंग अमाउंट की होती है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना हम सीखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। 100% डोनेशन किसको दिया, गवर्नमेंट को या अप्रूव्ड को, बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। और 50% कौन है, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट जो फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एनी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी के लिए अगर कोई भी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए अगर कुछ भी है, ठीक है। अगर आपने टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या फिर कोई भी ऐसी हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस की या वर्शिप की प्लेस को अगर आपने रेनोवेट करवाने के लिए पैसा दिया है, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी पे दिया है, तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है, पहले आप जीटीआई लोगे, उस जीटीआई में से आप अपनी स्पेशल इनकम्स को हटाते हो। कौन सी, सबसे पहले तो एलटीसीजी, दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओगे टोटल, उसके बाद एसटीसीजी 111A हटाओगे, और जितनी भी एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलती हैं आपको चैप्टर 6A में 80G के अलावा जो भी डिडक्शन मिली है, 80G के लिए तो क्योंकि कंप्यूट ही कर रहे हैं, 80G के अलावा आपको जितनी भी डिडक्शंस मिली है वो सब आपको हटानी है, तब जाकर के आपका क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा, ठीक है। फिर सेम है 80GG, 80GG भी इसी के बारे में बात करता है। 80GG क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड के बारे में। बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि नो HRA नहीं होना चाहिए और RFA नहीं होना चाहिए, तभी ये मिलेगा। और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आपका कोई भी घर नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की NAV क्या होती है, नील होती है, तो उसके लिए भी ये नहीं मिलेगा। नो क्लेम फॉर बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। रेंट, असेसी मस्ट बी पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल, जो भी अकोमोडेशन है उसके लिए असेसी रेंट पे होना चाहिए, प्लस प्रूफ होना चाहिए, रेंट के पेमेंट का प्रूफ आपको फाइल करना पड़ेगा। कितनी डिडक्शन मिलेगी वो जरूरी है, तो एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और 5000, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा। एडजस्टेड जीटीआई वही सेम जैसा अभी 80G में करके आए थे, एलटीसीजी 112A हटाओगे जीटीआई में से, एसटीसीजी हटाओगे, और बाकी की सारी डिडक्शंस हटाओगे 80C से 80U तक की, एक्सेप्ट 80GG। ओके, नेक्स्ट इज योर रॉयल्टी। तो पहले तो बात करता है रॉयल्टी ऑन बुक्स के बारे में, और दूसरा बात करता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट के बारे में। तो आपको इस पे ध्यान क्या रखना है, 100% ऑफ सच लमसम, 15% इन केस ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स इन केस ऑफ रॉयल्टी, और 3 लाख, ठीक है। एलिजिबल असेसी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो कि क्या होना चाहिए, जो कि एक ऑथर होना चाहिए। मेन आपको बस इसके अंदर यही ध्यान रखना है, बुक्स के अंदर क्या नहीं आएगा, ब्रोशर, गाइड्स, जर्नल, कमेंट्रीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो सब बुक्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। 100% या फिर 3 लाख, विच एवर इज लोअर। अब पेटेंट्स की बात करें तो वो भी सेम ही है, एलिजिबिलिटी भी पूरी की पूरी इस पे सेम ही लगती है। नेक्स्ट इज 80TTB। 80TTB जो है, 80TTB आपको किसके लिए मिलती है, TTA एंड TTB, दो तरीके की डिडक्शंस हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले 80TTA के बारे में, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में, आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, मतलब 10,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हो। किस पे एप्लीकेबल है, अदर देन 80TTB, जो 80TTB के अंदर चले गए उन पे ये नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट 10,000। जीटीआई के अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होना
चाहिए। अब 80 टीटीबी किसके लिए है, तो 80 टीटीबी जो है वो है आपका सीनियर सिटीजन के लिए। अभी सीनियर सिटीजन कौन होता है, 60 प्लस रेजिडेंट। सेम ऊपर वाला सेक्शन टीटीए, बस क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो 50,000 हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉय, यानी कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। न्यू एम्प्लॉयज अगर आप रखते हो तो आपको 80 जे डबल ए की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये मेनली इसकी कंडीशंस ये है। एडिशनल एम्प्लॉयज हम किसे बोलेंगे, तो who has been employed during the previous year and employment has affected, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बड़े होने चाहिए। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता है, यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या इंक्लूड इसके अंदर नहीं होता। एम्प्लॉय जो टोटल 25,000 पर मंथ से ज्यादा पे आपने एम्प्लॉय करा है, एन एम्प्लॉय whom the entire contribution is paid by central government, पेंशन के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है तो, या फिर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और 150 हो जाता है इन केस ऑफ अगर आपकी कपड़ों की या फुटवेयर की या लेदर प्रोडक्ट्स की शॉप है तो। एंड ऐसा एम्प्लॉय जो पीएफ के अंदर जिसका पैसा नहीं कंट्रीब्यूट होता है। ये चारों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मेनली इसके अंदर ये 4 कंडीशंस ही है कि इस 4 कंडीशन में ही आपका होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर बिजनेस स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से बना है तो, ट्रांसफर से हुआ है तो एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक है। डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स। 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए 30% आपको रिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए अब इसके अलावा थोड़े से लास्ट में देख लेते हैं जो नए नए ऐड हुए हैं। तो एक 80 IAC है जो थोड़ा सा नया ऐड, थोड़ा सा क्या जो नया ऐड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं और कौन से हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो नए ऐड हुए हैं। तो 80 IAC बात करता है स्टार्टअप्स के बारे में, 100% प्रॉफिट, 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। कब से 10 ईयर्स, कब से, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस एलिजिबल स्टार्टअप का, वहां से लेकर के 10 साल तक किसी भी 3 साल के प्रॉफिट्स का आप 100% डिडक्शन ले सकते हो अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हो तो। एलिजिबल स्टार्टअप बोला किसे गया है, कंपनी या फिर LLP जो इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2016 लेकिन 1/4/2024 से पहले, टर्नओवर 100 करोड़ तक का ही है इन एनी ईयर, और डिडक्शन 80 IAC में क्लेम करने के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट होल्ड करता है एलिजिबल बिजनेस का। बेसिकली एलिजिबल बिजनेस कौन से होते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लास्ट एक स्कीम आई है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम किसके लिए है कि भाई यूथ जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्म्ड फोर्स में एनरोलमेंट करवाएं अपना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट और वो उन यूथ को क्या बोला जाता है जो एनरोलमेंट करवाते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उन्हें बोला जाता है अग्निवीर। तो ये जो अग्निवीर है और जो गवर्नमेंट है ये दोनों सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं एक अग्निवीर कॉर्पस के अंदर। एक फंड होता है जिसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अग्निवीर सिमिलर कंट्रीब्यूशन करते हैं अग्निवीर कॉर्पस के अंदर। अभी ये जो अग्निवीर है इसे कितना कंट्रीब्यूट करना है, 30% ऑफ मंथली कस्टमाइज्ड अग्निवीर पैकेज, जो भी उसका मंथली पैकेज होगा उसका 30%। डिडक्शन 2 हिस्सों में मिलेगी, एक तो आपको सेक्शन 80 CCH सेक्शन 1 एंड 2, 2 पार्ट्स में आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड बाय असेसी एनरोल्ड इन द स्कीम और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये दोनों सिमिलर ही तो होते हैं, सिमिलर अमाउंट ही तो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो CCH 1 है ना वो अगर आप ऑप्ट आउट करते हो 115 BAC से तो ही आपको मिलती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है यानी कि अग्निवीर के कंट्रीब्यूशन, खुद के कंट्रीब्यूशन की अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको 115 BAC में नहीं रहना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिडक्शन आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रिजीम मिलती है, आप ओल्ड में हो आप न्यू में हो आपको डिडक्शन मिलेगी। दीज वर इंपॉर्टेंट डिडक्शंस
And I would also like to tell you that with the revision of these deductions, we have completed the marathon, the revision of all the important chapters of direct tax. अब आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वो मिलेगी इनके क्वेश्चंस की. तो क्वेश्चंस की क्लास 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चंस, जिन जिन चैप्टर का हमने रिवीजन करा है उनके मॉड्यूल से 5 से 6 क्वेश्चंस मैं पिकअप करके आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगी. उसमें पांचों हेड आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा, उसके अंदर आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो जो भी हमने रिवीजन करा है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. आई होप ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है. प्लीज डू वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बिकॉज मैंने इसके अंदर कम से कम समय में आपका डीटी रिवाइज करवाने की कोशिश करी है. ओके, थैंक यू.